नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 5 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें भी मॉड्यूल 5 में भी हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने बात की थी कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या और किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है ना, ये मेन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं थी। इसके पश्चात हमने अर्थव्यवस्था की अन्य केंद्रीय समस्याओं की बात की थी, जिसमें कि हमने जाना था संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की समस्या के बारे में, जिसके कि 2 भाग थे। सभी संसाधनों का उपयोग होना चाहिए और साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। ठीक है ना, पूरी इफिशिएंसी के साथ सारे साधनों का हमको उपयोग करना चाहिए। साधनों का सबका दक्षतापूर्वक उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। सारे के सारे जो साधन हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। फिर हमने बात की थी, जो कि हम आज बात करेंगे, संसाधन समृद्धि की समस्या के बारे में, जिसमें भी 2 भाग होते हैं। संसाधनों में या तो परिमाणात्मक परिवर्तन किया जाए या फिर गुणात्मक परिवर्तन किया जाए। ठीक है ना, कहने का मतलब है संसाधन आपके पास सीमित हैं, तो जो संसाधन आपके पास हैं उनमें आप वृद्धि कैसे कर सकते हैं, उनमें आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उनमें समृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन लाइए, उनकी संख्या को बढ़ाइए किसी तरीके से, या फिर आप उनके अंदर गुणात्मक परिवर्तन लाइए। मतलब अगर आप किसी तरीके से काम कर रहे हैं तो उस काम के करने के तरीकों को सुधारिए, ताकि उसमें उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पन्न कर पाएँ। ठीक है ना, तो ये भी हम आगे आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ फिर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप हमारे से बात कर सकते हैं। 6 से 7 बजे के बीच आप हमको इसमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज के थ्रू तो आप बात कर ही सकते हैं। साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात, जैसे मैंने आपको बताया था, संसाधन समृद्धि की बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहली बात करेंगे हम कि संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन लाकर हम संसाधनों में समृद्धि कर सकते हैं। ठीक है ना, संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन हो तो संसाधनों में परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि उनकी मात्रा में वृद्धि कब होगी? जब संसाधनों की मात्रा में वृद्धि हो। उसमें परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है परिमाण में परिवर्तन। ठीक है ना, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तो मात्रा में वृद्धि के से ही आप परिमाणात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। ठीक है ना, तो उदाहरण के लिए जनसंख्या वृद्धि, जो आपकी जनसंख्या बढ़ती है वो एक तरह से तो हमारे लिए समस्या है जनसंख्या वृद्धि, लेकिन जनसंख्या वृद्धि से हमको मानवीय पूंजी बढ़ती है। जो धरती पर जो मनुष्यों की संख्या है वो बढ़ती है, तो इससे हमारी मानवीय जो पूंजी है, मानव शक्ति है, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। तो एक तरीका तो ये है। तो संसाधन समृद्धि का एक मतलब आपको एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के नवीन भंडारों की खोज, जैसे आप सुनते होंगे कि कहीं पे पेट्रोल की खोज हुई है। ठीक है ना, कहीं पे कच्चा तेल मिला है। ठीक है ना, कच्चे तेल के कुओं की खोज की गई है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके नवीन भंडारों की जो खोज होती है, उससे हमें अधिक मात्रा में संसाधनों की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो ये 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो थी कि संसाधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए, लेकिन संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करना तो संभव नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ है जिससे कि हम संसाधन समृद्धि कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, वो है संसाधनों में गुणात्मक सुधार। तो संसाधनों में गुणात्मक सुधार का मतलब क्या है? उत्तम प्रशिक्षण और कौशल विकास से मानवीय पूंजी की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार होता है। अगर हम मानवीय पूंजी की बात कर रहे हैं केवल, तो मानवीय पूंजी की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार कैसे हो सकता है? आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है ना, आप उनको स्किल डेवलपमेंट उनका करिए, तो उससे उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दोनों उत्पादन क्षमता भी और गुणवत्ता भी इम्प्रूव होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित पूंजी की गुणवत्ता में सुधार प्रायः प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से भी होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, वैसे वैसे मानव निर्मित जो पूंजी है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आता है। ठीक है ना, जो पहले की जो मशीनें थी उनसे बनने वाला माल
और आज की जो मशीनें हैं उनसे बनने वाले माल में काफ़ी फ़र्क होता है। जो अब माल की क्वालिटी है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है ना। कई बार आप ये भी कह सकते हो कि कम हुई है, लेकिन कम इन जनरल आप नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जिस तरीके से जिस प्रकार से लोग काम करते थे, क्योंकि अब मशीनें बदली, नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है ना, उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली, उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ, तो वो और अच्छी तरीके से अच्छी गुणवत्ता का माल बना पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ संसाधनों के परिमाण में तो वृद्धि नहीं होती है, उनकी मात्रा में तो वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ पहले 2 लोग 100 सामान बना रहे थे, वही 2 लोग आज 400 सामान बनाने लगते हैं, ठीक है ना, 400 प्रोडक्ट तैयार करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी गुणवत्ता में वृद्धि है, साथ साथ उनकी उत्पादकता में वृद्धि है। उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई, उनको काम करने का तरीका सही ढंग से आ गया, और चीज़ें वो सीख गए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी उत्पादकता बढ़ा दी। तो यहाँ लोग तो 2 ही रहे, जो मानवीय पूंजी है वो तो 2 ही रही, लेकिन उनका जो आउटपुट है, जो उनका उत्पादकता है, वो बढ़ गई। तो ये है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं लास्ट में। ये अभी एक एग्जाम्पल है, इसको आप चित्र से समझ सकते हो। अभी मैंने बात करी संसाधन समृद्धि में, ये पहले आप देख रहे हो, ये पहले की तकनीक से काम करने वाले लोग हैं, और ये अब आधुनिक जो तकनीक है, ठीक है ना, उससे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये अगर एक दिन मुश्किल से एक भी ये नहीं कर पाते होंगे शायद, ठीक है, मुश्किल से एक ये कर पाते होंगे। अगर एक कारपेट अगर बुनते होंगे, ठीक है ना, तो एक कारपेट अगर बुनते होंगे, और यही जो ये अगर काम हम मशीनों की सहायता से करें तो वो 10 से ज़्यादा भी कर सकते होंगे। तो आप लगा सकते हो कि इसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई मेनली, ठीक है ना। मशीनों की सहायता से अगर काम करना शुरू कर दिया हमने, तो वही एक आदमी इस मशीन की सहायता से 10 सामान तक बना सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे संसाधनों में परिमाणात्मक सुधार की, तो हमें ऐसे आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, ये हमको 10 लोग रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब आप 10 निकाल पाओगे एक दिन में। वहीं अगर आप इसको ट्रेनिंग दे दो, इसको मशीन चलाना सिखा दो और साथ में मशीन दे दो, तो ये अकेले ही एक दिन में 10 बना देगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन समृद्धि उस समय होती है जब या तो संसाधनों की भौतिक मात्रा में वृद्धि हो जाए, उनकी आपने मात्रा बढ़ा दी है, या फिर प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण उनकी गुणवत्ता में सुधार हो जाए, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी में सुधार आ रहा है तो उससे उनकी गुणवत्ता में सुधार आ जाए, ठीक है ना। तो 2 तरीके से संसाधन समृद्धि संभव है, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, बहुत रोचक एक विषय है, वो है उत्पादन संभावना की अवधारणा, ठीक है ना। तो हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वो विकल्पों का विज्ञान है, ठीक है ना, चयन का विज्ञान है, जिसमें कि आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है चीज़, डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है ना। तो विभिन्न संभव विकल्पों में एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि क्या, कितना और कैसे उत्पादन करें और संसाधनों का आवंटन कैसे करें, ठीक है ना। कौन सी चीज़ के उत्पादन के लिए कितने संसाधन लगाने हैं। आपके पास, मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस कर लिया, एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें आपको गेहूँ उगाना है कि चावल उगाना है कि गन्ना उगाना है कि सरसों उगाना है, ठीक है ना, ये आपको डिसाइड करना है। ये जो भूमि का जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है, इसको आप किसके उत्पादन के लिए आवंटित करते हैं, ठीक है ना। आवंटित का करने का मतलब होता है लगा देना, ठीक है ना। तो इस संसाधन को आप कहाँ लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो केवल अब एक ऐसी अर्थव्यवस्था की हम कल्पना करते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की एक एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि हमको उत्पादन संभावना की अवधारणा के बारे में बात करनी है। तो हमारे पास एक सिनेरियो है, एक कंडीशन है कि हम केवल 2 वस्तुएं उगा सकते हैं, 2 वस्तुएं उत्पादित कर सकते हैं। कौन कौन सी, या तो चावल या फिर बाइसिकल, ठीक है ना। बहुत ऑड सा लग रहा होगा आपको, या तो आप चावल उगा लीजिए या फिर आप साइकिल का उत्पादन कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो अगर आप केवल अर्थव्यवस्था आपकी किसी एक समय में, मान लीजिए जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दे रखा है, वो बोल रही है कि अगर हम पूरे संसाधन आवंटित कर दें,
100% संसाधन अगर हम लगा दें किस पर, चावलों पर लगा दें, तो हम 20 कुंटल चावल बना सकते हैं। ठीक है ना। वहीं अगर हम सभी संसाधनों का उपयोग कर लें ये 100%, और जब हम 100% इसको दे देंगे तो हम कितनी साइकिल का उत्पादन कर पाएंगे? 0, क्योंकि हमने कोई संसाधन दिया ही नहीं है। वहीं अगर हम 100% संसाधन लगा दें अपने साइकिलों के ऊपर, हमको साइकिलों की आवश्यकता है, तो वो 150 साइकिलें बना सकते हैं एक साल में, मान लीजिए। ठीक है ना। तो अगर वो 100% आपने यहाँ लगा दिया, तब उस साल आपका चावल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना। एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई। 100% अगर आपने संसाधन दे दिए चावलों के उत्पादन के लिए, तो आप 20 कुंटल चावल उत्पादन कर पा रहे हो, और 100% अगर आपने साइकिल के उत्पादन के लिए साधन दे दिए, तो आप 150 साइकिल उत्पादन कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास सीमित साधन हैं, सीमित संसाधनों को वैकल्पिक उत्पादन संभावनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न संयोगों में लगाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बात करी कि आप 100% लगा दो तो ये 20 कुंटल देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 100 का 100% केवल चावल के उत्पादन के लिए लगा दोगे। आप हो सकता है 50% चावल को दे दो और 50% साइकिलों को दे दो, या फिर आपको चावलों की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बोलो 80% जो हमारा काम, जो साधन है वो लगेंगे चावल के उत्पादन में, और 20% लगेंगे साइकिल के उत्पादन में। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे संयोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो सीमित साधनों को वैकल्पिक उत्पादन संभावनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न संयोगों में लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे संभावना वक्र से दर्शाया जाता है। तो एक प्रकार से ये जो दोनों जो चीज़ें हैं उनको आप अलग अलग एक्सिस पे ले लेते हो, एक को एक्स अक्ष पे ले लेते हो, एक को वाई पे ले लेते हो। ये एक्स दिखा रहा है मान लीजिए चावल के उत्पादन को, ये दिखा रहा है साइकिल के उत्पादन को। ठीक है ना। तो अगर आप चावल का उत्पादन 0 रखते हो तो साइकिल का उत्पादन मैक्सिमम होता है, 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगर आप साइकिल का उत्पादन 0 रखते हो तो आपको चावल का उत्पादन मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक वक्र ऐसे खींचा जाता है। ठीक है ना। इस पर विभिन्न संयोग मिल जाते हैं आपको, तो वो कहलाता है संभावना वक्र, जिसमें कि आप बात करते हो अलग अलग संभावनाओं की, अलग अलग विकल्पों की, अलग अलग संयोगों की। ठीक है ना। तो एक इस प्रकार से ये कर्व आपको मिलता है, इसे संभावना वक्र बोलते हैं। ठीक है ना। अभी जो उत्पादन संभावना वक्र है वो वक्र होता है, ये जो वक्र है, इस वक्र की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इस पे आपको ये दिखाई दे रही होगी पीली लाइन। ठीक है ना। शायद पीली लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसमें से उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना। अब आपको दिखाई देगी ये जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ठीक है, ये जिसके साथ जा रही है पैरेलली, ये लाइन है जिसपे कि A, B, C, D, E और F पॉइंट्स हैं, ये है क्या? संभावना वक्र। ठीक है ना। कौन सा संभावना वक्र? उत्पादन संभावना वक्र। इसका हर एक बिंदु अलग अलग उत्पादन की संभावना को दिखा रहा है। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो उत्पादन संभावना वक्र वो वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो इस पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग प्रदर्शित होते हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को इसमें हम दिखाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही उत्पादन संभावना वक्र वो ग्राफिक प्रदर्शन है जिस पर केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए, जो पहली हमारी समस्या थी कि क्या उत्पादन करना है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। किस पर? उत्पादन संभावना वक्र पर। तो वक्र प्राप्त किए जाने वाले विकल्पों को दिखाता है। ठीक है ना। तो उत्पादन जो संभावना वक्र है उसके पीछे भी बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं। ठीक है ना। कुछ एजम्पशंस हैं। तो जो पूरा इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे, अर्थशास्त्र जब पढ़ोगे, तो बहुत सारी मान्यताओं को उसमें आपको मानना पड़ता है। जब भी आप कोई एक कंसेप्ट लेके आओगे, एक थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मान्यताएं आपकी दी होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या मान्यताएं हैं जो कि उत्पादन संभावना वक्र को बताती हैं, उसके लिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं? सबसे पहली मान्यता है कि जो उपलब्ध साधन हैं वो निश्चित हैं या फिर स्थिर हैं। ठीक है ना। उनका वो कंफर्म है। ठीक है ना। वो उनकी अवेलेबिलिटी है, वो ऐसा नहीं होगा कि घट जाएंगे। ठीक है ना। उपलब्ध साधन उतने ही रहेंगे जितने कि हम पहले लेके चल रहे हैं। साथ साथ जो तकनीक है वो अपरिवर्तित है। ऐसा नहीं है कि हम जब संभावना वक्र की बात कर रहे हैं तो वो तकनीक चेंज हो जा रही है। तकनीक एक जैसी रहेगी। अगर तकनीक में कुछ परिवर्तन होगा
तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो भी अपनी जगह से हिल जाएगा। अगर तकनीक में सुधार हो जाएगा तो उत्पादन संभावना वक्र थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अगर तकनीक में कुछ गिरावट होगी तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ आ जाएगा, जो पहले वाला है उससे नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कम उत्पादन होने लगेगा। ऊपर को शिफ्ट होने का मतलब है अधिक उत्पादन वाले संयोग मिलना आपको, ठीक है। तीसरा है सभी साधन पूर्णतः रोजगाररत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी साधन को हम रोजगार नहीं दे पाए हों, ठीक है ना। सारे साधन लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ उनको रहना चाहिए। साधनों का कुशलतापूर्वक लगा होना, वो लगे हैं, साथ साथ वो अपनी जितनी उनकी कुशलता है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो उत्पादन में लगे सभी साधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष नहीं होते हैं। तो सारी जो साधन हैं जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी वस्तुओं को बनाने में उतने ही दक्ष हों, उतने ही परफेक्ट हों। यदि उन्हें एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन में प्रेषित कर दिया जाता है तो इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, ठीक है ना। आप भी खुद देखिए, आप भी जरूरी नहीं कि सारे काम उतनी अच्छे तरीके से कर लेते होंगे जितना कि दूसरा कर रहा है, ठीक है ना। आप मान लीजिए अगर आप किसी एक बिज़नेस में हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप जिस हिसाब से आइसक्रीम बना पाते हो, अगर कल के दिन आपका चॉकलेट बनाने वाली में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या चॉकलेट बनाने का काम आपको दे दिया जाए, तो हो सकता है कि आप उसमें उतनी अच्छे तरीके से काम ना कर पाओ, ठीक है ना। जितना अच्छी तरीके से, जितनी इफिशिएंसी से आप आइसक्रीम बना पा रहे हो उतनी अच्छी तरीके से आप आइसक्रीम ना बना पाओ, चॉकलेट ना बना पाओ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपको करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उससे हो सकता है उत्पादन की लागत बढ़ जाए। उत्पादन की लागत कैसे बढ़ सकती है? जितनी चॉकलेट पहले एक आदमी बना रहा था, क्योंकि आप नए हो, आप आइसक्रीम बनाते थे अभी तक, आपसे उतनी चॉकलेट नहीं बन पाएंगी। तो आपको जितनी चॉकलेट वो 1 दिन या 1.5 दिन में बना रहा था, उतने के लिए आपको 2 दिन लगाने पड़ेंगे। तो 2 दिन की आपकी सैलरी वगैरह लगाएं तो उससे क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ मान्यताएं थी जो कि उत्पादन संभावना वक्र के लिए रखी गई थी, ठीक है ना। जो उत्पादन संभावना वक्र था वो इन मान्यताओं पर आधारित था। अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना तालिका की, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था है। अभी तो हमने केवल बात की थी चावल और साइकिल की। अब हम मान रहे हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो कि है बंदूक और मक्खन। अब आप सोच रहे होगे कितनी वियर्ड, मतलब एकदम अजीब सा ही उदाहरण ले लिया है। तो ये उदाहरण जो है हमने खुद नहीं लिया है, ये उदाहरण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने दिया है। जो सैमुअलसन थे वो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनको कि सन 1970 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, सबसे बड़ा इनाम होता है, वो इनको मिला था सन 1970 में। तो आप चाहो तो इंटरनेट पर जाकर इनके बारे में और कुछ चीज़ें जान सकते हो, ठीक है ना। तो ये उदाहरण जो बंदूक और मक्खन का है, ये युद्ध सामग्री और नागरिक उपभोग की वस्तुओं का उदाहरण है। इसमें दोनों में से कोई वस्तु ऐसी नहीं जो कि बहुत ही ज़रूरी हो, ठीक है ना, जो कि मतलब मूलभूत आवश्यकता में से कोई भी नहीं है, क्योंकि मक्खन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। मक्खन कोई ज़रूरी नहीं होता जीवन को बचाने के लिए, और बंदूक भी कोई ऐसा नहीं जो कि जीवन रक्षक कोई चीज़ हो, ठीक है ना। वो क्या है, युद्ध सामग्री का उदाहरण है, और जो मक्खन है वो नागरिक उपभोग की एक वस्तु का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये उदाहरण इन्होंने दिया था। तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन के मध्य विभिन्न संयोगों को दर्शाते हुए एक तालिका बनाई जाती है। तो हम एक टेबल बनाते हैं दोनों वस्तुओं के उत्पादन के बीच जो बहुत सारे संयोग हैं उनको दर्शाते हुए। जैसे मैंने बात की थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो बंदूक है, ठीक है ना। जो बंदूक है, बंदूक अगर आप सिर्फ बंदूक बना रहे हो तो केवल 15 इकाई बंदूक आप 1 साल में बना पा रहे हो, ठीक है। एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल सा एक एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा। और अगर बंदूक ना बना के आप सिर्फ और सिर्फ मक्खन बना रहे हो, 100% साधन अपने कहाँ दे रहे हो, मक्खन बनाने के लिए दे रहे हो, तो केवल आप 5 इकाई या 5 टिक्की मक्खन का उत्पादन कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है, ये हमने इसमें मान लिया है कि अगर आप 100% अपने साधन लगा दे रहे हो, अपनी मजदूर, अपने सारे ज़मीन सारी चीज़ें आपने लगा दी सिर्फ और सिर्फ बंदूक के उत्पादन में, तो आप 15 बंदूकें बना पा रहे हो साल की। और अगर आप सिर्फ मक्खन बना रहे हो साल का, तो केवल 5 मक्खन बना पा रहे हो। उसमें आप केवल बंदूक कुछ नहीं बनाओगे,
अगर आप 100% सिर्फ मक्खन बना रहे हो तो आप बंदूक कितनी बनाओगे? 0। और अगर आप सिर्फ 100% बंदूकें बना रहे हो तो आप मक्खन बनाओगे 0। ठीक है ना, ये एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई। अब इनके बेस पर हमने एक टेबल बनाई। कैसे बनाई? सबसे पहले संभावना है ए। संभावना ए पे क्या है? मैंने जो बताया था आपको कि हम 15 बंदूकें बना पा रहे हैं साल की, तो मक्खन हम कितना बनाएंगे? 0 बनाएंगे। ऐसे ही एक सबसे एक्सट्रीम कंडीशन हो गई एफ। अगर हम पूरे साल की 5 मक्खन की टिक्की बना दे रहे हैं तो हम कितनी बंदूकें बना पा रहे हैं? 0। ठीक है ना। ऐसे ही बी पॉइंट मिलेगा एक हमको, जहाँ पर कि हम 14 बंदूकें बना रहे हैं और साथ में एक मक्खन की टिक्की बना ले रहे हैं। सी पर हम 12 बंदूकें बना रहे हैं और 2 मक्खन की टिक्की बना रहे हैं। डी पर हम 9 बंदूकें बना रहे हैं और 3 मक्खन की टिक्की बना रहे हैं। और ई पर हम 5 बंदूकें और 4 मक्खन की टिक्की बना ले रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देख रहे होंगे जिस पे लिखा है MRT। तो ये MRT क्या है? ये MRT है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक इकाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक इकाई मक्खन की बना रहे हो तो आपको कितनी इकाई छोड़नी पड़ रही है बंदूक की? 15 से 14 हो जा रही है। केवल एक इकाई आपको छोड़नी पड़ रही है। ठीक है ना। और आप मक्खन की कितनी इकाई बना ले रहे हो? 1 बना ले रहे हो। तो यहाँ जो आपका MRT है वो हो गया 4। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आपको केवल MRT के बारे में पढ़ना है। MRT की कैलकुलेशन आपके अभी समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना। MRT क्या होता है ये अभी हम आगे और जानेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ MRT है 4। यहाँ आप 12 बंदूकें बना रहे हो तो आपने 3 बंदूकों का वो किया है, मतलब नुकसान सहा है, और आप 2 मक्खन की टिक्की बना रहे हो। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आ गया MRT 2। ऐसे ही MRT 3 है इस केस में 4 है और केस में 5 है। ठीक है। तो ये हो गया MRT। तो अब हम बात करेंगे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की। अब हम दूसरी जो अभी तो हमने उत्पादन संभावना तालिका के बारे में पढ़ा कि टेबल किस प्रकार से बनती है। ठीक है ना। उसका शेड्यूल कैसे बनता है, उत्पादन संभावना तालिका कैसे बनती है। अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र या फिर उत्पादन संभावना सीमा की। ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको PPC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र को बोलते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है ना। और PPS, ठीक है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या टेबल जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना। तो PPS तो है तालिका और PPC है वक्र। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या किया? अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनकी व्याख्या करने का, जो केंद्रीय समस्याएं हम पढ़ चुके हैं, कितनी मात्रा में और कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है ना, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सब जो उसमें समस्याएं पड़ी थी वो केंद्रीय समस्याएं होती हैं। तो उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको समझाने के लिए उत्पादन संभावना तालिका यानी कि PPS और उत्पादन संभावना वक्र, इनके द्वारा उन्होंने उनकी व्याख्या कर दी थी। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसका उपयोग किया है उसकी व्याख्या करने के लिए। तो PPS क्या होती है? जो तालिका होती है वो दिए गए संसाधनों और उत्पादन तकनीक के साथ 2 वस्तुओं के समूहों की वैकल्पिक उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है ना। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से आप वैकल्पिक उत्पादन संभावनाएं कर सकते हैं, किस प्रकार से आप, जैसे हमने बात की थी, हमने देखा था ना कि बंदूक अगर 15 बंदूकें बना रहे हैं आप तो आप 0 बटर बना पाएंगे, मक्खन 0 बना पाएंगे। ठीक है ना। तो वो क्या था? PPS बता रहा था कि अलग अलग कॉम, जैसे 14 अगर आपने बंदूकी कर दी तो आप 1 मक्खन बनाने की स्थिति में होंगे। तो ये क्या है? ये अलग अलग उत्पादन संभावनाओं को दिखाती है जो टेबल होती है। जो PPC होती है जिसको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, वो इस टेबल का ग्राफिक प्रदर्शन है। क्या है? ग्राफिक। वो उसको ग्राफ के रूप में समझाता है, ग्राफ के रूप में दिखाते हैं हम PPC का उपयोग करके। ठीक है ना। PPC जो है उस टेबल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे ये है PPS, ये एक टेबल है जो अभी हमने देखी थी कि 15 बंदूकें बन रही हैं A वाले कॉम्बिनेशन में और मक्खन 0 बन पा रहा है। ऐसी F वाले कॉम्बिनेशन में 0 बंदूकें बन रही हैं और 5 मक्खन बन रहे हैं। मतलब आपने 100% जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो अपने संसाधन हैं, वो कहाँ लगा दिए हैं? मक्खन बनाने में। तो आप कितना बना पा रहे हो? 5 मक्खन बना पा रहे हो। यहाँ आपने 100% अपने जो रिसोर्सेज हैं, लोग हों, मशीनें हों, वो सब कहाँ लगा दी? बंदूक बनाने में। तो आप 15 बंदूकें बना पा रहे हो
और मक्खन शून्य बना पा रहे हो। ठीक है ना। तो इसको अगर हम कर्व के रूप में दिखाना चाहें तो सबसे पहले ए पॉइंट पे आप 15 बंदूकें, तो बंदूकें आप दिखा रहे हो वाई एक्सिस पे और मक्खन आप दिखा रहे हो एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो होता है वो x0 होता है। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन पर मक्खन जो है वो शून्य है। ठीक है ना। तो आप कितना बना रहे हो जब मक्खन शून्य है, तो आप 15 बना ले रहे हो, तो आपको मिल गया ए पॉइंट। ऐसे ही ये जो पूरी लाइन होती है एक्स एक्सिस, उस पर वाई शून्य होता है, उस पर वाई का कोई मान नहीं होता है, वाई का कोई मान नहीं होता है। तो अगर आप वाई को शून्य रख रहे हो तो एक्स कितना मिल जा रहा है आपको 5, तो ये बिंदु मिल गया आपको एफ। तो एफ सबसे पहले आपने बिंदु मार्क कर लिए एफ और ए आपने बिंदु 2 मार्क कर लिए इस पर। इसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि 14 अगर बंदूकें मैं बना रहा हूँ तो एक मक्खन भी बना ले रहा हूँ। तो आपने 14 बंदूकों वाला एक पॉइंट लिया, उससे आप आगे ले गए, बढ़ाया उस लाइन को आपने, और नीचे से एक, जहाँ पर एक है इसको आपने ऊपर बढ़ाया, इन दोनों ने इस पॉइंट पर काटा, ये मिल गया आपको पॉइंट बी। ये मिल गया पॉइंट बी। ऐसे ही पॉइंट सी और पॉइंट ए निकाल लिया। और पॉइंट डी कहाँ निकलेगा? 9 आपको बंदूकें रखनी हैं, 9 बंदूकें यहाँ पर हो रही हैं, इससे आप सीधे बढ़ाते हुए ले गए लाइन को। ऐसे ही आपको 3 मक्खन मिल रहे हैं इस जगह पे, तो 3 मक्खन आपने ऊपर को बढ़ा लिया, इस मक्खन को भी बढ़ा लिया ऊपर को। तो जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को काटा वो पॉइंट मिल गया आपको डी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ए बी सी डी ई और एफ पॉइंट मार्क कर लिए और इनको इस तरीके से कर्व से मिला दिया। तो जो कर्व बन रहा है ये है PPC। ठीक है ना, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ ए से बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ए से हम जब कहाँ की ओर आ रहे हैं? एफ की ओर आ रहे हैं। ठीक है ना, एफ की ओर जा रहे हैं तो धीरे धीरे बंदूकें कम हो रही हैं और मक्खन की टिक्कियाँ बढ़ रही हैं। ए पर बंदूकें 15 हैं तो जो मक्खन है वो शून्य है। बी पर 14 बंदूकें हैं तो 1 मक्खन है। सी पर 12 बंदूकें तो 2 मक्खन। डी पे 9 बंदूकें तो 3 मक्खन। ई पर 5 बंदूकें तो 4 मक्खन। और एफ पर तो बंदूकें शून्य हो गई और मक्खन हो गए 5। यही इसका उल्टा अगर ऊपर की तरफ आप जाओगे, इसका रूप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो मक्खन कम होते जाएंगे और बंदूकें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो कि आप इस तरीके से। तो जो PPC होती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व है, उसकी 2 विशेषताएं होती हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे कि PPC की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमें बात कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। शाम को 6 से 7 के बीच आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर आप हमारे को कोई मैसेजेस के थ्रू संपर्क इस पर भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध फिर एक बार रहेगा लास्ट में कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।